अगर आप इस पूरी दुनिया में किसी भी एनिमे फैन से पूछोगे कि तुम्हारी फेवरेट एनिमे मूवी कौन सी है, तो मैं शर्त लगाकर कहता हूँ 90% लोग योर नेम इस मूवी का नाम लेंगे। और भी बहुत सारी बेहतरीन एनिमे मूवी इस एनिमे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, लेकिन योर नेम इस मूवी की बात ही अलग है। आप कितनी बार भी इस मूवी को क्यों ना देख लो, हर बार आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। आप इस मूवी को जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार ही कुछ नई चीजें पता चलेंगी। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग्स की, तो रॉटन टमेटोज पर ये 98% फ्रेश है, IMDb पर 8.4 और माई एनिमे लिस्ट पर 8.8 स्टार्स के साथ अभी भी ये मूवी सभी एनिमे लवर्स के दिल पर राज करती है। और ज्यादा इंतजार कराए बिना शुरू करते हैं इस कमाल की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरुआत में हम एक सोती हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है मित्सुहा। मित्सुहा अचानक से नींद से जागकर बहुत बेचैन हो जाती है और जागने के बाद वो अपने ही घर को कुछ ऐसे देख रही थी मानो ये उसका घर हो ही ना। घर के साथ साथ वो अपने धन को भी कुछ इसी तरह देख रही थी कि मानो ये धन भी उसके ना हो। मित्सुहा बड़ी हैरानी के साथ अपने धन को दबाने लगती है और तभी उसकी छोटी बहन योत्सुहा उसके कमरे का दरवाजा खोलती है और मित्सुहा को अपना धन दबाते हुए देख लेती है। योत्सुहा मित्सुहा को उसके नाम से बुलाती है और मित्सुहा अपने नाम को सुनकर एक रिएक्शन देती है मानो कि ये नाम भी उसका ना हो। योत्सुहा उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाकर वहां से चली जाती है। मित्सुहा खड़ी होकर आईने के पास जाती है और अपने सारे कपड़े उतारकर अपने शरीर को बड़ी हैरानी के साथ देखने लगती है और चिल्लाने लगती है। एंड देन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट डे मित्सुहा अपने दादी और छोटी बहन योत्सुहा के साथ ब्रेकफास्ट करने आई थी। मित्सुहा को देखकर उसकी दादी कहती है, तुम आज ठीक लग रही हो, और उसे योत्सुहा बताती है कि कल तुम बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। ये सब सुनकर मित्सुहा समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। फिर हमें मित्सुहा के गांव में लगे स्पीकर से एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है कि इतोमोरी में 30 तारीख को चुनाव होने वाला है। और इस अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है कि इस गाँव का नाम इतोमोरी है। चुनाव सुनकर मित्सुहा की दादी रेडियो बंद कर देती है और मित्सुहा टीवी चालू करती है। टीवी न्यूज में हमें बताया जाता है कि एक धूमकेतु जो सिर्फ 1200 सालों में एक बार दिखता है वो इस महीने दिखने वाला है और वो धूमकेतु धरती से इतना नजदीक होगा कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। उसके बाद मित्सुहा तैयार होती है और अपनी छोटी बहन योत्सुहा के साथ स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। दोनों घर से निकलकर सड़कों पर आते हैं और हमें इस छोटे से गाँव इतोमोरी का एक झलक दिखाया जाता है। इतोमोरी पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा और काफी खूबसूरत गांव था जहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मित्सुहा सड़कों पर अकेली ही जा रही थी कि उसके पास उसके दो दोस्त साइका और टेशी आ जाते हैं। मित्सुहा उन दोनों के साथ स्कूल जाने लगती है। रास्ते में ही साइका कहती है, आज तो तुम ठीक लग रही हो और तुमने अपने बाल भी अच्छे से बांधे हैं मित्सुहा। और टेशी कहने लगता है, लगता है आज तुम्हारी दादी ने तुम्हारे ऊपर से उस भूत को भगा दिया है। बाल अच्छे से बांधे हैं, भूत का साया। ये सब सुनकर तो मित्सुहा को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं। मित्सुहा को तो ऐसा कुछ भी याद ही नहीं था और मित्सुहा को ऐसे देखकर टेशी और साइका को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मित्सुहा कल ही की बातें इतनी जल्दी कैसे भूल गई। उसके बाद ये तीनों एक ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे जिस ग्राउंड में एक चुनाव जीतने के लिए एक बंदा भाषण दे रहा था। मित्सुहा को वहीं पर उसके कुछ और स्कूल के साथी मिलते हैं जो मित्सुहा और उसके दोनों दोस्तों को मेयर का ठेकेदार बोल रहे थे। उनकी बात को सुनकर मित्सुहा अपना सिर झुका लेती है और वैसे ही चुपचाप चलने लगती है। मित्सुहा को सिर झुकाकर चलते हुए देखकर वहां जो आदमी था वो कहता है, मित्सुहा अपना सिर उठाकर चलो। और सारे लोग मित्सुहा को देखने लगते हैं। उस आदमी ने मित्सुहा को सबके सामने एक अधिकार के साथ डांटा और मित्सुहा ने भी उस आदमी को कुछ नहीं कहा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो मित्सुहा के पिता यानी उसके डैड थे। उसके बाद मित्सुहा स्कूल में अपने बुक में देख रही होती है। उस बुक में लिखा था, तुम कौन हो, जिसे देखकर मित्सुहा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसकी टीचर क्लास में सायंकाल यानी इवनिंग को एक्सप्लेन कर रही थी। वो कहती हैं कि शयनकाल ना तो दिन होता है और ना ही रात। ये एक ऐसा समय होता है जब इस दुनिया से परे चीजों को देख सकते हैं। हम वो चीज देख सकते हैं जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। हम दूसरी दुनिया या दूसरे समय के लोगों को भी देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप इस सायंकाल के कॉन्सेप्ट को याद रख लो क्योंकि ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है।
टीचर क्लास में पढ़ा तो रही थी, लेकिन मित्सुहा बहुत देर से बस अपने बुक में लिखे कौन हो तुम को देखे जा रही थी। तभी अचानक उसकी टीचर मित्सुहा का नाम लेती है और मित्सुहा एक झटके में खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर उसकी टीचर कहती है, अच्छा तो आज तुम्हें अपना नाम याद है। ये सुन क्लास में सारे बच्चे हंसने लगते हैं और मित्सुहा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर आज उसके साथ हो क्या रहा है। फिर लंच ब्रेक में उसके दोनों दोस्त उसे समझाते हैं कि पिछले दिन मित्सुहा स्कूल में बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। पिछले दिन मित्सुहा को अपना स्कूल याद नहीं था, क्लास नहीं याद था, अपने दोस्तों को भी वो भूल चुकी थी, यहाँ तक कि मित्सुहा अपना नाम तक भूल चुकी थी। पिछले दिन मित्सुहा खुले बालों में एक भूतनी की तरह स्कूल आई थी। इन सारी चीजों के बारे में सोचकर मित्सुहा घबराने लगती है और अपने दोनों मित्रों को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो एक अजीब सा सपना देख रही थी जिसमें वो किसी और की ही जिंदगी जी रही थी। ये सुनकर टेशी कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के सपने आते हैं और तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा किसी और ब्रह्मांड के आदमी के साथ जुड़ गया है। टेशी की बातों को सुनकर मित्सुहा और साइका दोनों ही उसे पागल कहने लगते हैं और मित्सुहा टेशी से बुक में लिखी चीजों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टेशी को तो बुक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मित्सुहा भी शांत हो जाती है। फिर साइका मित्सुहा को एक रिचुअल के बारे में याद दिलाती है जिसे मित्सुहा को आज रात परफॉर्म करना था। रिचुअल के बारे में सुनते ही मित्सुहा कहने लगती है, नहीं मुझे वो रस्म नहीं करना, मैं इस रस्म और इस शहर से परेशान हो चुकी हूँ। इतना कहते ही शाम हो जाता है और मित्सुहा अपने दोस्तों के साथ घर जाते हुए उन्हें इस शहर को नापसंद करने का कारण बताने लगती है। मित्सुहा बताती है कि इस बेकार से छोटे शहर में कुछ भी नहीं है, यहाँ ट्रेन 2 घंटे बाद आती है, दुकानें 9 बजे ही बंद हो जाती हैं, इस पूरे शहर में एक भी बुक स्टोर नहीं है और ना ही एक भी डेंटिस्ट है, पर ना जाने क्यों शराब के 2 ठेके जरूर हैं। यहाँ नौकरियां नहीं है, सुंदर लड़के नहीं है और यहाँ शाम भी जल्दी हो जाती है। मित्सुहा की हर बात में साइका उसका साथ देती है और दोनों इस शहर की बुराइयां किए ही जा रहे थे। उन दोनों की बकवास सुनकर टेशी भी परेशान हो जाता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपना बकवास बंद करो और चलो हम सब साथ में कॉफी पीने कैफे चलते हैं। कैफे सुनकर दोनों की आंखें चमक जाती हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस शहर में एक भी कैफे नहीं था, इसीलिए दोनों खुश होते हैं कि यार इन्हें अब कैफे जाने का मौका मिलेगा। अब कैफे था ही नहीं तो कैफे जाने का मौका कैसे मिलेगा। टेशी दोनों को एक वेंडिंग मशीन के पास लेकर गया था और टेशी का कैफे देखकर मित्सुहा अपने घर चली जाती है और ये दोनों यहीं पर एक एक कॉफी पीने लगते हैं। इस शहर की कमियों की वजह से ही मित्सुहा इस शहर में नहीं रहना चाहती थी और इस शहर से भागकर टोक्यो जाना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुहा अपने दादी और बहन के साथ मिलकर उसी रस्म या कहे तो त्योहार की तैयारी कर रही थी। धागों की कढ़ाई बुनाई करते हुए दादी दोनों को बताती है कि इन धागों में इतोमोरी के हजारों सालों का इतिहास लिखा हुआ है। अगर तुम इन धागों को अच्छे से कढ़ाई करोगी तो तुम्हें इन धागों की आवाज सुनाई देगी और तुम दोनों के बीच एक भावना का निर्माण होगा। उसके बाद दादी दोनों को एक कहानी सुनाती है जो कि दादी ने दोनों को पहले भी बहुत बार सुनाई है। वो बताती हैं कि आज से 200 साल पहले चप्पल बनाने वाले मैगोरोस के घर में एक भयंकर आग लगी और पूरे शहर में फैल गई। इस आग की वजह से सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज जल गए। इस आग को मैगोरोस की प्रसिद्धि अग्नि कहा जाता है। मित्सुहा आज जो रस्म करने वाली है वो रस्म इनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है ताकि वो लोग इस प्रथा को जीवित रख सके। वर्तमान समय में बहुत से लोग इस त्योहार के मतलब को भूल चुके हैं, लेकिन ये मित्सुहा के परिवार का कर्तव्य है कि लोगों के बीच इस त्योहार को जीवित रखें। लेकिन मित्सुहा के पिता इस कर्तव्य को निभाने से पीछे हट गए। दादी बताती है कि उनके दामाद यानी मित्सुहा के पिता ने पहले मंदिर के पुजारी का पद छोड़ा, फिर परिवार को छोड़ दिया और अब वो राजनीति में जा चुके हैं। तो दादी अपने दामाद को कोसी रही थी कि हम उनके दामाद को देखते हैं जो वोट पाने के लिए राजनीति खेल रहा था और कुछ लोगों को शराब पिलाकर उनको मस्का लगा रहा था। फिर सीन बदलता है और हम मित्सुहा को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ उसी रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी। पहले तो वो एक नृत्य करती है और उसके बाद वो चावल को चबाकर एक बर्तन में उगल देती है। यही उगले हुए चावल बाद में शराब बन जाएंगे जिसे कोचिक में साके कहा जाता है। जब मित्सुहा ये सब कर रही थी तो उसके स्कूल के कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और कहते हैं कि छी कितना घिनौना है, मैं तो ये कभी नहीं करने वाली। और ये बात मित्सुहा को भी सुनाई दे जाती है।
चावल उगलने के बाद वो उसे बर्तन के एक कपड़े से ढककर लाल धागे से बांध देती है और उसे लेकर अपने घर जाने लगती है। रास्ते में मित्सुहा कह रही होती है, हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए क्योंकि सारे लोग हमारी उस घिनौनी हरकत को देख रहे थे और उन लोगों में मेरे स्कूल के दोस्त भी थे। लेकिन योत्सुहा को इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि तुम्हें टोक्यो जाना था ना, तो तुम इस शराब को बेचना शुरू कर दो, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस बारे में सोच कर ही मित्सुहा को शर्म आने लगता है और वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना। अब मित्सुहा सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भाग कर जाती है और आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगती है, मुझे नफरत है अपनी इस जिंदगी से और इस छोटे से शहर से। अगले जन्म में मुझे किसी बड़े से शहर का खूबसूरत लड़का बनना है। उसकी इच्छा को सुनकर योत्सुहा पीछे से कहती है, कितनी पागल है ये। फिर रात बीत जाती है और हमें अगले दिन एक सोते हुए लड़के को दिखाया जाता है जो फोन उठाने के चक्कर में नीचे गिरकर जाग जाता है और अपने कमरे को ऐसे देखने लगता है कि मानो ये कमरा उसका हो ही ना। फिर वो बड़ी हैरानी के साथ अपने छाती पर कुछ खोजने लगता है, लेकिन वो जो चीज खोज रहा था या फिर खोज रही थी वो चीज उसे वहाँ नहीं मिलता। फिर उसे अपने दोनों टांगों के बीच कुछ महसूस होता है और वो वहाँ हाथ लगाकर उस चीज को पकड़ लेता है और भाई वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसीलिए वो जाकर पानी से अपना मुंह धोता है और उसे एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी उसे ताकी कहकर पुकारता है। वो आदमी ताकी से कहता है, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी थी। फिर वो आदमी उसे स्कूल चले जाना, चाहे लेट भी क्यों ना हो जाओ, कहकर अपने काम पर चला जाता है। फिर ताकी को शुकासा नाम के एक लड़के का मैसेज आता है जो उसे स्कूल बुला रहा था। फिर ताकी अपना स्कूल यूनिफॉर्म लेता है और बाथरूम में जाने लगता है, लेकिन उसे थोड़ा सा शर्म आ रहा था बाथरूम जाने से, और ऐसा क्यों था वो हमें आगे पता लगेगा। फिर वो रेडी होकर घर से बाहर आता है तो वो अपने सामने एक बड़ा सा शहर पाता है और ये शहर था टोक्यो। फिर गूगल मैप्स के थ्रू वो अपने स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। एंड ताकि लंच टाइम में स्कूल पहुंचता है और उसे वहां सुकाशा मिल जाता है। ताकि सुकाशा के साथ लंच करने जाता है, लेकिन वो अपना लंच लाना ही भूल गया था। पर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, भले ही वो लंच लेकर नहीं आया था, लेकिन उसके दोस्त तो लंच लेकर आए थे ना, तो बस उसका काम भी हो जाता है। उसके बाद वो लोग कैफे जाने का फैसला करते हैं और कैफे का नाम सुनकर ताकि ऐसे खुश होता है कि वो पहली बार कैफे जाने वाला था। फिर कैफे में पहुंचकर वो काफी कुछ खा पी लेता है, क्योंकि उसको ये सब सपना लग रहा था, तो उसे लग रहा था कि यार ज्यादा पैसे खर्च हो भी गए तो कहाँ कुछ होने वाला है। फिर ताकि को रिमाइंडर से पता लगता है कि उसे अपने काम पर जाना था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो काम कहाँ करता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और ताकि इसी में एक वेटर का काम करता था। अब ताकि आज अपने काम पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी करने लगता है और एक कस्टमर से उसकी बहस भी हो जाती है। अब रायता और ज्यादा फैलता कि उससे पहले ही एक लड़की वहां आकर सब कुछ संभाल लेती है। इस लड़की का नाम मिकी ओकुडेरा होता है। फिर रात में रेस्टोरेंट बंद करने के टाइम पर मिस ओकुडेरा को मालूम पड़ता है कि उनकी स्कर्ट पर एक कट का निशान है और ये काम उसी कस्टमर ने किया था जिसके साथ ताकि की बहस हुई थी। फिर ताकि ओकुडेरा को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है और उससे कहता है कि आप अपनी स्कर्ट मुझे दे दीजिए। पहले तो ओकुडेरा को कुछ गलत लगता है, लेकिन बाद में पता लगता है उसे कि ताकि सिलाई के लिए उसकी स्कर्ट को मांग रहा था। ताकि कटी हुई जगह को सिलकर अच्छे से डिजाइन कर देता है। मिस ओकुडेरा को भी वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि नहीं डिजाइन। लेकिन आज ताकि का बिहेवियर और दिन से काफी ज्यादा अलग था, इसीलिए मिस ओकुडेरा को आज का ताकि भी अच्छा लगता है। दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर ताकि अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपने फोन को चेक करने लगता है और उसे फोन में ओकुडेरा की तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि ताकि ओकुडेरा को पसंद करता है। फिर वो ताकि के लिए उसके फोन में एक नोट लिखने लगता है और इससे उसे कौन हो तुम याद आता है। एंड ऑब्वियसली ये देखकर हमें पता लगता है कि अब तक ताकि के शरीर में मित्सुहा थी और मित्सुहा के शरीर में ताकि। किसी रीजन की वजह से इनकी बॉडी स्वैप हो गई थी। फिर मित्सुहा ताकि के हाथ पर अपना नाम लिख देती है कौन हो तुम के जवाब में। एंड मित्सुहा जो फिलहाल तो ताकि के बॉडी में है वो सो जाती है। अगली सुबह हमें असली ताकि को दिखाया जाता है। इनकी बॉडी फिर से स्वैप जो हो गई थी रात में ही। अब ताकि को जब अपने पिछले दिन के बारे में पता चलता है तो वो भी मित्सुहा की तरह ही परेशान हो जाता है। शाम को जब ताकि अपने काम पर जाता है तो बाकी लोग उसे काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि पिछले दिन वो मिस ओकुडेरा के साथ घर तक गया था।
और मिस ओकुडेरा भी आज जब अपने काम पर आती हैं तो ताकी को आंखों से गोली मारती हैं, जिससे बाकी लोगों को और गुस्सा आने लगता है और ताकी लाल गुलाबी होने लगता है। फिर अगली सुबह जब मित्सुहा उठती है तो वो देखती है कि ताकी ने उसके हाथ पर पूरा निबंध लिख रखा था, ये पूछकर कि कौन मित्सुहा, तुम हो कौन। मित्सुहा अपने हाथ को देख ही रही थी कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी उसकी बहन वहां आ जाती है और मित्सुहा से कहती है, तो आज तुम कोई पागलों वाली हरकतें नहीं कर रही। और ये सुनकर मित्सुहा लाल होने लगती है कि आखिर ये किस हरकत की बात कर रही है। फिर जब वो स्कूल जाती है तो सारे लोग उसको हैरानी से देख रहे थे, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि पिछले दिन जब ताकी मित्सुहा के शरीर में था तो उसने स्कूल में बहुत गड़बड़ी जो की थी, जैसे कि ड्राइंग क्लास में टेबल को लात मार के गिरा देना, लोगों से बदतमीजी करना इत्यादि। ये सारी चीजें पता चलने पर मित्सुहा परेशान होती है और भागकर अपने घर जाती है और अपने नोटबुक को चेक करती है। दूसरी तरफ ताकी भी अपने फोन में नोट्स चेक कर रहा था और यहाँ दोनों को पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी सपने में नहीं जी रहे थे, बल्कि रियल लाइफ में वो दोनों एक दूसरे से अपनी जगह बदल रहे थे, या फिर कहे तो इनकी आत्मा एक दूसरे के साथ बदल जा रही थी। और ऐसा हर दिन हो रहा था। बहुत दिनों तक ऐसा चलते रहता है और दोनों एक दूसरे से शरीर बदलते रहते हैं, और इन दोनों को भी सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि जब ये दोनों सोते हैं और अगली सुबह जागते हैं तो इनका शरीर बदल चुका होता है। शरीर बदलने के बाद इन दोनों के साथ क्या होता है वो दोनों में से किसी को भी याद नहीं रहता, लेकिन आसपास में घटित घटनाओं की वजह से इन्हें पता चल ही जाता है। अब ये सब क्यों हो रहा है, कब तक होगा, इसके बारे में दोनों को कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए दोनों हर रात एक दूसरे के लिए नोट्स लिखने लग जाते हैं, जिसमें दोनों ने आज क्या क्या किया उसके बारे में लिखा होता है। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में काफी कुछ गड़बड़ी की, जैसे कि मित्सुहा कैफे में जाके ताकी के पैसे खर्च कर देती थी, जिस वजह से ताकी डबल शिफ्ट करने लगता था। फिर ताकी पता नहीं बट मित्सुहा के स्कूल में क्या क्या करता था कि सारे लड़के मित्सुहा को लव लेटर्स देने लगते हैं। ताकी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता था कि वो एक लड़की के बॉडी में है, उसे एक लड़की की तरह बिहेव करना चाहिए। इसके उलट वो सारे काम लड़कों के जैसा ही करता, लेकिन मित्सुहा के अंदर थोड़ा सा दिमाग था, वो सब कुछ ठीक से मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि वो मिस ओकुडेरा के साथ ताकी की सेटिंग भी लगवा रही थी। लेकिन बेशर्म ताकी जब भी जगता तो मित्सुहा के धन को दबाने लगता, और योत्सुहा उसे देख लेती और मित्सुहा को भी इसके बारे में पता चल जाता। फिर ऐसे ही एक सुबह ताकी मित्सुहा के शरीर में जागता है और वो फिर से मित्सुहा के धन को दबाने वाला था, लेकिन इस बार उसके अंदर की शर्म जाग जाती है और वो सोचता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। फिर हम योत्सुहा को देखते हैं जो मित्सुहा को जगाने के लिए उसके रूम का दरवाजा खोलती है, तो वो देखती है कि हर बार की तरह इस बार भी बेशर्म ताकी मित्सुहा के धन को दबा रहा था। फिर योत्सुहा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। उसके बाद अगली सीन में ये लोग किसी मंदिर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ताकी, जो कि फिलहाल मित्सुहा के बॉडी में है, वो दादी को अपने पीठ पर बैठा लेता है, ये सोचकर कि वो दादी को उठा लेगा। वो दादी को उठा तो लेता है, लेकिन लड़की की बॉडी होने की वजह से उसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। रास्ते में दादी उन्हें मुसूबी के बारे में बताती हैं कि मुसूबी रक्षक देवताओं से बात करने का एक जरिया। वो मुसूबी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि इस संसार में होने वाली सभी चीजें मुसूबी हैं। धागों की कराई बुराई करना, हवाओं का बहना, हमारा भोजन करना, ये सब मुसूबी है। और रास्ते में हमें पता लगता है कि ये लोग मिया मिजुकी देवता के कब्र पर जा रहे थे, उस कोचिकमे साके को चढ़ाने जो इन दोनों बहनों ने बनाया था। थोड़ी ही देर में ये लोग मिया मिजुकी के कब्र पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में एक छोटा सा नदी आता है और दादी बताती हैं कि इस नदी के उस पार काकू रियो यानी पाताल है। एक बार उस तरफ जाने के बाद तुम्हें वापस अपनी दुनिया में आने के लिए अपनी कोई कीमती चीज देवता को समर्पित करना होगा। उसके बाद दादी उसे कोचिकामे साके देते हुए कहती है, ये तुम्हारा आधा हिस्सा है, जाओ इसे देवता को समर्पित कर दो। कोचिकामे साके रखने के बाद ये लोग वापस जाने लगते हैं और रास्ते में काफी खूबसूरत नजारा देखते हुए जाते हैं। वो लोग अपने शहर के बीचों बीच वाले बड़े से भूमध्य सागर को देख रहे थे, और तभी दादी मित्सुहा के पास आती है और उससे कहती है, मित्सुहा तुम अभी भी कोई सपना देख रही हो ना? और ये कहते ही ताकी मित्सुहा के शरीर को छोड़ देता है और अपने शरीर में रोते हुए जागता है। ताकी क्यों रो रहा था इसके बारे में ताकी को खुद भी नहीं पता था, लेकिन शायद ताकी की आत्मा को पता चल गया था कि उसने पाताल से वापस आने के लिए मिया मिजुकी देवता को कुछ कीमती चीज समर्पित कर दिया है।
और उसकी आत्मा को उसके जाने का दुख था और इसीलिए ताकी रो रहा था। अब ताकी ने ऐसा क्या समर्पित किया है वो तो हमें आगे ही पता लगेगा। उसके बाद ताकी अपने फोन को देखता है तो उसे पता लगता है कि आज उसकी एक डेट है मिस ओकुडेरा के साथ, इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ता है। फिर वो मिस ओकुडेरा के साथ मिल जाता है और दोनों डेट पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मित्सुहा को देखते हैं जो उन दोनों के डेट के बारे में सोच रही थी और उसके आंख में आंसू थे। मित्सुहा को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो क्यों रो रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो क्यों रो रही थी। इतने दिनों तक एक दूसरे के साथ शरीर बदलने से मित्सुहा को ताकी से प्यार हो गया था, लेकिन वो इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। पर उसकी आत्मा ने इस प्यार को जरूर एक्सेप्ट कर लिया था और आज खुद मित्सुहा ने ताकी की डेट फिक्स करी थी तो उसे इस बात का बहुत गम था कि अब ताकी उससे और दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ताकी को देखते हैं जो इन सब बातों से अनजान डेट पर मजे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मजे कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डेट पर आया था, इसीलिए वो काफी ज्यादा नर्वस था। और ऊपर से मित्सुहा ने ताकी की इमेज मिस ओकुडेरा के सामने अलग ही बना दी थी एंड इसीलिए ओकुडेरा एक बार ताकी से कह भी देती हैं कि तुम नहीं लग रहे हो, कोई और ही लग रहे हो। एंड लास्ट में मिस ओकुडेरा ताकी से कहती हैं, तुम हमेशा से मुझे पसंद करते थे ना ताकी, लेकिन अब लगता है कि तुम किसी और लड़की को पसंद करने लगे हो। और ओकुडेरा की ये बात तो बिल्कुल सच ही थी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ताकी अब मित्सुहा से प्यार करने लगा था और मित्सुहा भी ताकी से प्यार करने लगी थी। उसके बाद ओकुडेरा अपने घर चली जाती है और ताकी मित्सुहा के एक नोट को पढ़ रहा था कि जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक धूमकेतु के गिरने का समय हो जाएगा। लेकिन ताकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मित्सुहा किस धूमकेतु की बात कर रही थी। फिर ताकी मित्सुहा को पहली बार कॉल करता है और मित्सुहा एक कॉल उठाती तो है, लेकिन कॉल पर ताकी नहीं टेशी था। ताकी का कॉल तो लगा ही नहीं। उसके बाद हम शाम को देखते हैं कि टेशी साइका के साथ अपने कैफे में बैठकर मित्सुहा का इंतजार कर रहा था और कुछ वक्त बाद मित्सुहा वहां आती है और दोनों मित्सुहा को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि मित्सुहा ने अपने बाल कटवा लिए थे और आज पूरे दिन मित्सुहा बहुत उदास थी। इसके पीछे का कारण आपको आगे पता लगेगा। उसके बाद तीनों एक जगह जाकर धरती से गुजरते हुए कॉमिक यानी कि धूमकेतु को देखने लगते हैं। नजारा बहुत सुंदर था और मित्सुहा बड़ी खुशी से उसे देख रही थी, लेकिन तभी धूमकेतु का एक हिस्सा मित्सुहा के शहर पर गिरता है और बूम, हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है। उसके बाद हम ताकी को देखते हैं जो अभी भी मित्सुहा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। उसके बाद हमें ताकी का वॉइस ओवर सुनाया जाता है कि ताकी मित्सुहा को फोन पर आज के डेट के बारे में बताने वाला था, लेकिन फोन तो लगा ही नहीं। तो फिर वो सोचता है कि जब वो दोनों अगली बार शरीर बदलेंगे तो इस डेट के बारे में ताकी मित्सुहा को बता देगा। ताकी ने तो यही सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद से ताकी और मित्सुहा ने कभी शरीर बदला ही नहीं। और इसी के साथ हमारा योर नेम पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मित्सुहा का क्या हुआ, उसके शहर का क्या हुआ, इन दोनों का शरीर बदलना क्यों बंद हो गया, क्या उस धूमकेतु के गिरने से मित्सुहा मारी गई। अब इन सभी सवालों का जवाब तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं।